नमस्कार। ये हम हैं, ये हमारा क्लासरूम है और अब यहाँ पे आपकी पढ़ाई प्रारंभ होगी। तो प्रभात सर चैनल पे मैं प्रभात सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आईएएस एग्जामिनेशन पैटर्न एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आईएएस परीक्षा किस तरीके से कितने चरणों में होती है, क्या उसका सिलेबस और किस तरीके से उसका हमें तैयारी करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो अभी 12वीं में हैं या 12वीं पास कर चुके हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज कर चुके हैं और सिविल सेवाओं में अपनी करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को आईएएस जैसी परीक्षा में पास कराने के लिए अभी सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आईएएस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, कितने चरणों में एग्जाम होती है, कितनी कठिन है, क्या इसकी चुनौतियां हैं। तो उन सब के लिए भी ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे आईएएस एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए बच्चों, नॉर्मली मैंने यहां ऊपर लिखा है आईएएस एग्जामिनेशन, जबकि इस एग्जाम का नाम आईएएस नहीं है। पॉपुलरली हम लोग इसको बोलते हैं, इस एग्जाम को बोलते हैं सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सेवा एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज। लेकिन चूंकि इसमें सबसे बड़ा पद आईएएस का होता है, इसलिए इसको हम लोग आईएएस एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं और हर कोई इसी की तैयारी करता है, चाहे उसको बनना यूपीएससी क्यों ना हो। आईपीएस बनना है तो भी कहेगा आईएएस के एग्जाम देख के आया हूं, क्योंकि आईएएस सबसे बड़ी रैंक है, इसमें सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पद है, इसलिए इसको हम आईएएस एग्जामिनेशन कहते हैं। ये परीक्षा हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि वो आईएएस बने। जब आप 10वीं परीक्षा में मेरिट में आते हैं या 10वीं पास करते हैं तो आप डिसीजन लेते हैं कि भाई मुझे भविष्य में क्या बनना है। तो अधिकांश बच्चे जो इसके बारे में थोड़ा बहुत सुने हैं या कभी कलेक्टर एसपी से मिले हैं, तो वो सोचते हैं मैं भी आईएएस बनूंगा, मैं भी आईपीएस बनूंगा, मैं आईआरएस बनूंगा, मैं आईएफएस बनूंगा, मैं पोस्टल सर्विसेज में जाऊंगा। हर किसी का अपना अपना सपना है। तो हमें यह देखना है कि आईएएस परीक्षा है क्या और इसका क्या सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है। तो चलिए हम लोग इसी पे आगे डिस्कस करते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे आईएएस या सिविल सेवा परीक्षा जो है इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो एक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रतिवर्ष एक एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। उस परीक्षा का नाम है सिविल सेवा परीक्षा और इन सिविल सेवा परीक्षाओं को आम बोलचाल की भाषा में हम आईएएस परीक्षा बोलते हैं, आईएएस एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो परीक्षा है आईएएस का, इसका पैटर्न जरा देखते हैं। आईएएस परीक्षा 3 चरणों में ये पूरी होती है। इसका जो प्रथम चरण है ये है प्रारंभिक परीक्षा। फिर इस परीक्षा का दूसरा चरण होता है, के बाद में इसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा या प्रधान परीक्षा, मेंस। और इसका तीसरा और फाइनल चरण जो है इसको बोलते हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो 3 चरणों में सिविल सर्विस परीक्षा होती है और सिविल सर्विस कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी कराता है, संघ लोक सेवा आयोग कराता है। प्रारंभिक परीक्षा आपको पता होगा कि ये ऑब्जेक्टिव होगी, ये सब्जेक्टिव होगी और साक्षात्कार मौखिक होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर है सीसेट फर्स्ट पेपर और दूसरा है सीसेट सेकंड पेपर। पहला परीक्षा है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर फर्स्ट और दूसरा है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर सेकंड। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज, और इसको हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो फर्स्ट पेपर हो गया जीएस का और सेकंड पेपर हो गया सीसेट का। एक बार छोटा सा हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के बारे में फिर से ओवरव्यू दे दें। ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। इस परीक्षा के अंक फाइनल जो आपका मेरिट बनता है उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। ये केवल एक छटनी परीक्षा यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, लेकिन इसको पास करना जरूरी होता है। चूंकि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे यानी प्रीलिम्स अगर पास कर लिए तो मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मेंस अगर आप पास किए तो इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई होंगे। इसमें अगर किसी भी एग्जाम के चरण में यानी चाहे प्रारंभिक परीक्षा में फेल तो भी आप फिर से प्रारंभिक परीक्षा देंगे, मेंस में फेल तो भी फिर 0 से शुरू करना है, इंटरव्यू में फेल तो भी आपको 0 से फिर से प्रयास करना है। यानी जैसे सीए वगैरह में हम देते हैं ना कि अगर आईपीसीसी में फेल हुए हैं तो आईपीसीसी से ही आपको फिर से देना होगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर यहां से फेल तो भी 0 से, यहां फेल तो भी 0 से, यहां पास यहां फेल तो भी 0 से आपको शुरू करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस और दूसरा सीसेट। पेपर फर्स्ट जो है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और इसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। सीसेट में 80 क्वेश्चन यानी पेपर 2 में, और पेपर फर्स्ट जो कि जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ये जो 100 क्वेश्चन है इनके लिए 200 अंक है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इसके मार्क्स कितने हो गए 200, यानी एक प्रश्न 2 अंक। और ये जो सीसेट है इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, ठीक है। इसके भी 200 अंक हैं, 200 मार्क्स हैं। इसके टोटल कितने अंक हैं 200 अंक है। यहां एक प्रश्न 2 नंबर का है और यहां एक प्रश्न 2.5 नंबर का है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहां पेपर 2 है, एक है सीसेट पेपर फर्स्ट यानी जनरल स्टडीज और दूसरा सीसेट पेपर 2 यानी सीसेट। हम लोग जब एग्जाम देते थे तो उस वक्त ये जीएस के ही 2 पेपर, एक जीएस का होता था और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता था। उसके बाद में पैटर्न चेंज हुआ और 2011 से जब सीसेट हमारे देश में पहली बार लाया गया तो एक जीएस और दूसरा सीसेट हो गया। 2014 तक ये पैटर्न था कि इन दोनों के अंक जुड़ते थे, यानी 400 अंक में आपका पीटी का कट ऑफ बनता था। लेकिन बाद में जब सीसेट के लिए काफी मुखर आंदोलन हुआ कि इसको हटाया जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको हटाया नहीं, लेकिन ऐसा कर दिया कि अब इसको क्वालिफाइंग कर दिया कि भाई इसको केवल पास करना जरूरी है। तो जो सीसेट है वो कैसा है, सीसेट अब क्वालिफाइंग नेचर का पेपर हो गया। यानी ये जो 200 अंक का पेपर है, इस 200 अंक के पेपर में आपको कम से कम 33% अंक लाने हैं। कितने अंक लाने हैं, कम से कम 33% अंक। यानी ऐसा मान के चल लीजिए कि भाई आपको 200 में इतने अंक चाहिए। अगर आपके इतने अंक हैं तो आप इस सीसेट को, यानी सीसेट का पेपर 2 है, इसको आपने क्वालिफाई कर लिया। क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आप पीटी पास किस आधार पे करेंगे, जीएस के आधार पर। आपका जो कट ऑफ बनेगा वो बनेगा इन 200 अंकों के आधार पर, इसके आधार पर आपका बनेगा कट ऑफ। बात समझ में आ गया? मतलब आपके 2 ओएमआर होंगे, एक जीएस का और दूसरा होगा सीसेट का।
तो पहले आप सीसेट वाले ओएमआर में आपके इतने अंक कम से कम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी ले आइए, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है 33%। अगर आपने इतना मान लो लिया है तो सेकंड जो आपका ओएमआर होगा जीएस वाला, उसमें अगर आप कट ऑफ से ज्यादा, आप जिस भी कैटेगरी में हैं उसकी कट ऑफ के आधार पर आप पास होंगे, और अगर आप पास हो गए तो फिर आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। बात इतना सबके क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जनरल स्टडीज के अंदर आता क्या क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर हैं, 2 हैं, एक जीएस और दूसरा सीसेट। जीएस में 100 क्वेश्चन 200 अंक, सीसेट में 80 क्वेश्चन 200 अंक, लेकिन इसमें ये केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, अगर आपने इतने नंबर ले आए, इतना आपका मिनिमम स्कोर है इसमें, तो क्वालिफाइंग होंगे, और उसके बाद इसके आधार पर पीटी पास या फेल होंगे। एक चीज आपको मैं बता दूं, जब इसको क्वालिफाइंग किया गया तो बहुत से हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो ये सोच के बैठे हैं कि हम तो पास हो ही जाएंगे, इतने अंक तो ले ही आते हैं, और वो इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी वो ऐसा सोचते हैं कि भाई मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन में इतने नंबर तो आ ही जाएंगे, तो इसको क्या पढ़ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी माध्यम के 90% बच्चे इसी में फेल होते हैं। हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट कम है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते बहुत से बच्चे। इवन कई ऐसे भी बच्चों को मैं जानता हूं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, किसी रैंक पे हैं, और इस बार अपना रैंक सुधारना चाह रहे थे, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाए, इस वजह से वो फेल हो गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपका एक बहुत बड़ा हर्डल है। भले ही इसके नंबर आपके पीटी के मेरिट में ना जुड़े, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। और हिंदी माध्यम के बच्चों को मैथ और रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में उतना ही ज्यादा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सामान्यतः कॉम्प्रिहेंशन उनको स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है, तो उनका स्ट्रांग होता है, और इस वजह से वो इसमें बहुत इजी, या एकदम उनको ऐसा लगता है कि ये सब तो हमने 5वीं तक की क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन आप तो ये पहली बार करेंगे। और मैथ रीजनिंग फिर बहुत सारे 60-70% बच्चे इसमें बीटेक आ रहे हैं आजकल जो पास हो रहे रिजल्ट, तो उनसे आपका कंपटीशन है, और उन्होंने मैथ रीजनिंग खूब पढ़ाई की, आप अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो बेटा इसको बहुत तरीके से स्ट्रॉन्ग रखिए, चाहे इसके नंबर ना जुड़े, और फिर जीएस इसको तो आपको पढ़ना ही है, इसको तो बेहतर करना ही है। बात इतना समझ में आ गया ना? तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि बहुत से मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो सीसेट के अंदर डिस्क्वालीफाई होते हैं। और इसमें एक चीज और है, इसमें नेगेटिव बहुत ज्यादा आपके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो वही है, 1/3 ही होगी दोनों में। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि यार कॉम्प्रिहेंशन में तुक्के ज्यादा मारते हैं, इस वजह से उनके क्वेश्चन गलत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि सीसेट में मैथ और रीजनिंग है, वहां या तो आएगा या नहीं आएगा, तो वहां तो आप तुक्के नहीं मारते हैं। लेकिन चूंकि इसमें आधे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं और बच्चे उनमें तुक्के ज्यादा मारते हैं, तो उनके मैथ और रीजनिंग के जो सही क्वेश्चन है वो भी बेचारे नेगेटिव मार्किंग की वजह से एक तरह से गलत हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए अब इनका हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है। देखिए बच्चों, ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 2 पेपर हैं। हम लोग पहले जीएस वाले पेपर पे फोकस करेंगे, जनरल स्टडीज, यानी ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसका पेपर फर्स्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसका क्या क्या सिलेबस है, क्या चीजें आपको पढ़ना है। तो मैं फिर आपको एक बार बता दूं, एक भाषा में अगर मैं इसका सिलेबस बताऊं, एनसीईआरटी की 12वीं तक की जो क्लासें हैं उनके सब्जेक्ट को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लें तो वही आपका सिलेबस है, वही आपको पढ़ना। और हर कोई आपको ये कहेगा कि अगर आपको फाउंडेशन बहुत मजबूत करना है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी आपको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, तो जो बच्चे अभी 12वीं पास किए हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि 3 साल है आपके पास। जो कॉलेज गोइंग है उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि फाइनल ईयर से पहले आप दे नहीं सकते हैं, या तो अपीयरिंग देंगे या फिर आप जब आपका फाइनल ईयर हो जाएगा और 21 वर्ष के हो जाएंगे तब आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो जीएस में एनसीईआरटी 6वीं से लेकर 12वीं तक की आपको पढ़नी चाहिए। मैं बात आगे बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी आपको पढ़ना है। तो इसका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, फर्स्ट पेपर का। देखो बच्चों, इसमें एक चीज आपको देखनी है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यानी इतिहास, कला और संस्कृति। भारत का इतिहास, कला और संस्कृति आपको इसमें देखना चाहिए, ठीक है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न इंडिया जो है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और पिछले साल 5 क्वेश्चन मिडेवल इंडिया से पूछे जाते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि मिडेवल इंडिया से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसको छोड़ना नहीं है, ये पढ़ना तो आपको है ही। तो पूरा का पूरा आपको इतिहास देखना चाहिए। दूसरा इसमें आपको देखना है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राजव्यवस्था और संविधान। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से भी लगभग 100 क्वेश्चन में आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सिंपल क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, और कई बार करंट अफेयर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें करंट को भी ज्यादा देखना चाहिए, जितना भी पॉलिसी चेंज हुआ या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, ये चीजें आपको इसमें पूछी जाती है। इसके बाद में तीसरा है इकोनॉमी। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन प्रतिवर्ष इकोनॉमी से पीटी के अंदर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था यानी इसमें भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद में जियोग्राफी, इसी के साथ में लिख देता हूं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यानी भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इससे संबंधित प्रश्न 2011, 12, 13 को अगर देखें तो पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की संख्या सबसे ज्यादा आती थी, ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला पोर्शन है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न इसके अंतर्गत आपको पूछे जाते हैं, और इसको बहुत आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहां से सीधे सीधे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगर हम 5वां इसमें देखें तो फिर आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान के अंदर जनरल साइंस जैसे बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें टेक्नोलॉजी से आते हैं जो समसामयिकी में रही है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। ये जो टेक्नोलॉजी है, यहां से आपको उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपको जो 6वीं चीज है मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, ये है करंट अफेयर। समसामयिकी, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो एक तो इंडिया लेवल की और दूसरा वर्ल्ड। देखो, भारत की राजनीति से संबंधित, संविधान से संबंधित, साइंस से रिलेटेड या ज्योग्राफी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, यानी ये जो आपका सिलेबस है, इससे संबंधित कोई भी चीज जो इस वर्ष चर्चा में रही है वो आपको देखना चाहिए। और ऐसी कोई घटना जो पूरे विश्व को प्रभावित की है या जिसका संबंध भारत से है, ठीक है, वो सारी ग्लोबल जो करंट इश्यूज हैं वो भी आपको अवश्य देखना चाहिए। और इससे संबंधित बहुत सारी क्वेश्चन इसमें आते हैं, और इसमें स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं।
योजनाएं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे इसमें पूछे जाते हैं, विशेषकर जो नई स्टेप या प्रोग्राम या स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो आपको इसमें पूछी जा सकती है। जैसे अभी आयुष्मान भारत योजना है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या जो आत्मनिर्भर भारत है उससे संबंधित विभिन्न प्रश्न हो सकते हैं, या और जितनी भी योजनाएं अभी कोरोना के काल में सरकार के द्वारा जो बनाई गई है हमारी इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए, या हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए, या और जितनी भी चीजें हैं वो आपको इसमें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इस जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा जितने भी जो सोशल एस्पेक्ट हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सामान्यतः बच्चे ऐसे सोच के चल लेते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन 4 चीजों को पढ़ ले तो हम जीएस पास कर लेंगे, लेकिन मेरा उनको ये सलाह रहेगा कि आपको इन सभी पक्षों को देखना चाहिए, क्योंकि इनका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। यूपीएससी हर साल चेंज कर देता है, कभी हिस्ट्री से ज्यादा होंगे, कभी पॉलिटी से ज्यादा होंगे, कभी इकोनॉमी से ज्यादा होंगे, कभी पर्यावरण के बढ़ा देगा, कभी साइंस के बढ़ा देगा, कभी करंट इश्यूज के ऊपर ज्यादा पूछ लेगा। कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि इस बार कहां से प्रश्न आएंगे, कोई भविष्यवाणी यूपीएससी के बारे में तो नहीं कर सकता है। तो जो आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को पूरा पढ़ना चाहिए और उसको बराबर आपको प्राथमिकता अवश्य देनी चाहिए। तो ये हुआ प्रारंभिक परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है, जिसे हम सामान्य अध्ययन या जीएस कहते हैं, उसमें कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 5-6 इसके दायरे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका जो दूसरा पेपर होता है सीसेट, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए सेकंड पेपर प्रीलिम्स का, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीसेट। जो सेकंड पेपर है सीसेट, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सामान्यतः इसका जो सिलेबस है आयोग के द्वारा, उसमें 5-6 चीजें लिखी हुई है, लेकिन सब जगह से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। उसमें जैसे कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उसमें मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, ऐसे बहुत सी चीजें उसमें लिखी गई है। लेकिन मैं इनको 3 चीजों में बांट करके आपको बताऊंगा कि यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर सीसेट की हम बात करें तो इसमें पहली चीज है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता। देखिए ये हिंदी और इंग्लिश में दिए हुए कॉम्प्रिहेंशन है। टोटल 80 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं मान के चल रहा हूं कि 50% क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं। और दूसरा इसमें फिर मैथ, तीसरा रीजनिंग, ठीक है। बाकी फिर जैसे और जितनी सोचे हम लोग, तो डिसीजन मेकिंग हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ये सारी चीजें भी इसमें पूछी जाती है। जैसे पहले आते थे डिसीजन मेकिंग के लगभग 7-8 क्वेश्चन आते थे, उसमें 4 ऑप्शन होते थे और एक केस स्टडी बना के आपको दिया जाता था। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बाहर एक धमाके की आवाज आती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? जोर से चिल्लाएंगे, उठ करके बाहर भाग जाएंगे, अपने मित्र के चिपक जाएंगे, और चौथा है बाहर जाके देखेंगे कि हुआ क्या है, उसके बाद में कुछ निर्णय लेंगे। तो इस तरह के आपको 4 विकल्प है और इनके नंबर दिए जाते थे कि भाई अगर आपने सबसे सही चुना तो 2.5 नंबर, उससे कम तो 2 नंबर, उससे कम तो 1.5 नंबर, उससे कम तो इतना नंबर, और सबसे खराब तो 0 नंबर। यानी इनमें नेगेटिव नहीं होता था। भाई आपका डिसीजन अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, मेरा डिसीजन अलग हो सकता है। हर प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग परिस्थिति में अलग डिसीजन लेता है, सेम परिस्थिति में भी अलग डिसीजन लिए जा सकते हैं। इसके लिए ये होते थे, लेकिन अब इनसे संबंधित क्वेश्चन अब नहीं आते, तो मेनली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको बताया कि सीसेट है ये अब क्वालिफाइंग है,
इसमें आपको मात्र 33% यानी 200 में कम से कम 67 अगर मार्क्स आप ले आए तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मैथ और रीजनिंग, हिंदी मीडियम वाले विशेषकर मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत सॉलिड होना चाहिए। अगर आपको पास करना ये भी बहुत अच्छा है तो आप पास कर सकते हैं, इतने अंक ला सकते हैं। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन वही कीजिए जिसका 100% आपको उत्तर लग रहा है कि ये सही है, यानी कॉम्प्रिहेंशन का तुक्का नहीं लगाना है। हिंदी माध्यम के बच्चे क्या करते हैं, उस पैसेज को पढ़ते हैं और नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं और लाइनों को मैच कर लेते हैं। अच्छा, ये लाइन यहां लिखी, इसका मतलब यहां वाली बात है, उसका सेंस क्या है, क्या कहना चाह रहा है, वो सारा पढ़ के उसके बाद में उसको आप टिक कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। पीटी पास करने का तरीका यही है। 100% श्योर है कि सही है इसका उत्तर, तब तो आपको उसको टिक करना चाहिए, अदरवाइज उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अदरवाइज आपका नेगेटिव मार्किंग आपको मार डालेगा। और अगर ये सीसेट पेपर 2 आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर आप पीटी फेल कर जाएंगे। ये बात सबके क्लियर हुआ? तो दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर जीएस और सेकंड पेपर सीसेट। सीसेट के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, इनको विशेष तरीके से ध्यान देना है। अब इसका जो फर्स्ट पेपर है जीएस, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं, तो मैं यही थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूं। हिस्ट्री के लिए 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी आप पढ़ ले। ठीक है, उससे आपको लगभग बहुत फायदा मिल जाएगा। और इसके बाद में पॉलिटी के लिए आप 8वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ ले। और एम लक्ष्मीकांत की आप पुस्तक देख सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, या राजेश मिश्रा सर की पुस्तक आती है, वो भी आप देख सकते हैं। और बहुत सारी अन्य पुस्तकें, लेकिन कोई एक पुस्तक लीजिए, उसी को 10 बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमी के लिए आप चूंकि 9th से लेकर के और 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एक तो न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करें, मैगजीन्स आप देख सकते हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, इस तरह की मैगजीन आप देख सकते हैं। इसके अलावा रमेश सिंह या लाल एंड लाल या जो अन्य पुस्तकें दत्तेवम सुंदरम या जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको आप देख सकते हैं इसके लिए, लेकिन एक ही पुस्तक लेना है। और ज्योग्राफी के लिए 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, और इसके साथ ही आप चाहे तो माजिद हुसैन की पुस्तक आप देख सकते हैं, और या फिर NIOS के पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए देखें। और इसी तरह महेश बर्णवाल की पुस्तक है, उसको भी आप पीटी के लिए देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको आप न्यूज़पेपर से, जैसे द हिंदू का गुरुवार वाला जो अखबार आता है, थर्सडे वाला, उसमें साइंस टेक के लिए दिया जाता है बहुत सारा, वो आप देख सकते हैं। दैनिक जागरण का लास्ट जो पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं साल भर। और एक विज्ञान प्रगति या इंग्लिश में साइंस रिपोर्टर करके आती है, गवर्नमेंट की मैगजीन है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारे साल भर से अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपके क्वेश्चन लगभग निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पुस्तकें, और इसके अलावा गाइड आप देखना चाहें तो TMH देख सकते हैं, या मान लीजिए इसके लिए आप जो विवास, पेनोरमा या अन्य जितनी स्पेक्ट्रम और इनकी मैगजीन, कोई एक मैगजीन आप उसमें ले। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ही फॉलो करें, जो पुस्तक आपको अच्छी लगे, जो पुस्तक सिंपली समझ में आ जाए, जिसकी भाषा आसान हो, जो अपडेट ज्यादा से ज्यादा हो, उसको आपको देखना चाहिए। एनसीईआरटी के लिए जरूर कहूंगा पुरानी मत देखिए, नई वाली फॉलो कीजिए, विशेष करके इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस, इनके लिए तो आपको अवश्य वो नई वाली ही देखनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया। और मैथ और रीजनिंग, मैथ के लिए आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, या आपकी एनसीईआरटी है 6वीं से लेकर के 10वीं तक का, उसको देख लीजिए। इसके लिए भी RS अग्रवाल की पुस्तक बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन है इसके लिए मैं ये कहूंगा कि एक तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आप देखें, संपादकीय जो आता है उसको पढ़ें। और दूसरा आप इसके लिए क्या देख सकते हैं कि 2011 से लेकर अब तक के जो पेपर हुए आपके सीसेट के, उन पेपर्स को आप देखें, तो वहां जितने भी कॉम्प्रिहेंशन दिए गए हैं उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उन्हीं को आप सॉल्व करके देख लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। यदि आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है तो अब आप मुख्य परीक्षा
के लिए मतलब आपका कूलिंग होगा और मुख्य परीक्षा आप लिख पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा क्या है। तो चलिए मेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए ये आईएएस की जो मुख्य परीक्षा है इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें 7 पेपर तो ऐसे हैं जिनके मार्क्स जुड़ेंगे और 2 पेपर ऐसे हैं जिनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन उनको पास करना जरूरी है, ठीक है। इनके अंक जुड़ते हैं और इन्हें पास करना जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 पेपर कौन कौन से हैं ये पहले ही मैं बता दूं। इसमें ये 2 जो पेपर हैं, एक हिंदी है, या मैं इस तरह से चूंकि राजस्थान में हूं तो हिंदी बोल दिया, आपको मैं समझा दूं कि एक पेपर है वो लिखा हुआ है कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें वर्णित कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज आपकी ये हो सकती है। जैसे जहां हिंदी बोली जाती है नॉर्मली हिंदी लेते हैं, या पंजाबी है तो गुरुमुखी हो गई, गुजरात है तो वहां गुजराती ले सकते हैं, महाराष्ट्र में मराठी ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, असमिया ले सकते हैं, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो कोई एक, और एक है इंग्लिश, ठीक है। ये पूरे देशवासियों को लेनी है, जितने भी जो एस्पिरेंट हैं उनको एक तो लेना ही है। इन दोनों को कंपलसरी सब्जेक्ट कहा जाता है, हिंदी या अपने राज्य की कोई भाषा और इंग्लिश, ये सबको लेना है। इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं लेकिन इनको पास करना जरूरी है। अगर इनमें फेल हो गए तो इन 7 पेपर में इनके टोटल अंक होते हैं 1750, ठीक है। इनके अंक कितने होते हैं 250 गुणा 7, 1750। अगर आप हिंदी और इंग्लिश या हिंदी या केवल इंग्लिश इनमें फेल हो जाते हैं तो इनमें चाहे आप 1750 में 1750 मार्क्स ही क्यों न ले आए, आप फेल हो जाएंगे ड्यू टू फेल इन हिंदी और इंग्लिश। यानी ये क्वालिफाइंग है, इनको पास करोगे तभी आपकी बाकी 7 कॉपियां चेक होती है, अदरवाइज चेक ही नहीं की जाएगी आपकी, ऐसा मान के चल लीजिए। तो हम लोग बात करें मेंस में टोटल 9 पेपर है, 7 पेपर के अंक जुड़ते हैं, एक पेपर के 250 के हिसाब से 7 के हो गए 1750, और 2 कंपलसरी पेपर हैं जिसमें एक रीजनल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरी इंग्लिश। इनके 300 अंक होते हैं, 300 हिंदी के और 300 अंक इंग्लिश के, ये इनके मार्क्स हैं, ठीक है। इनमें से आपको 25% अंक लाना होता है, यानी 75% हिंदी, 75 अंक हिंदी में और 75 अंक इंग्लिश में लाएंगे, तभी आप इन दोनों में पास होंगे। और उसके बाद इनमें जितने नंबर आपके आएंगे उसमें कट ऑफ से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉलिंग किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। बात सबके क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर फर्स्ट से लेकर के जो ये पेपर 7 है इनमें क्या क्या आता है, और फिर हम लोग देखेंगे इन 2 पेपर में हमें क्या पढ़ना है। बात समझ गए? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा एक चीज और आप जान लीजिए कि मुख्य परीक्षा के अंदर जो पेपर है उसमें सामान्यतः, जैसे मैं बात कर रहा हूं जीएस की, तो यहां पर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको उत्तर देना है 150 शब्दों में, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका उत्तर देना है 250 शब्दों में, ठीक है। इस प्रकार 3 घंटे में आपको 4000 शब्द कम से कम लिखने की हैबिट होनी चाहिए, और एक दिन के अंदर 2 पेपर आपके होंगे, यानी 3 और 3 6 घंटे आपको एग्जाम में बैठना है, ठीक है। जैसे पीटी के जो 2 पेपर होते हैं इनका 2-2 घंटे का पेपर है, फर्स्ट पेपर 2 घंटे का, फिर आपका ब्रेक होगा, फिर दूसरा पेपर होगा 2 घंटे का, इस तरीके से ये चलेगा। लेकिन मुख्य परीक्षा के जो पेपर हैं ये 3 घंटे के होते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं। एक आपको पहला पेपर हिंदी,
या अन्य कोई भी भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, फर्स्ट आपका पेपर होगा हिंदी या कोई भी भाषा, जैसे मैंने बताया गुरुमुखी, गुजराती, असम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई सी भी अगर आप भाषा लेते हैं तो एक पेपर आपका ये हो गया और दूसरा पेपर आपका हो गया इंग्लिश का। ठीक है, ये दोनों कंपलसरी पेपर हैं, ये दोनों कंपलसरी पेपर हैं। 300 नंबर का हिंदी होगा, 300 नंबर का इंग्लिश होगा। इनको क्वालिफाइंग बनाया गया है, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर के पेपर हैं। इसमें 300 अंकों में से आपको कितना लाना है? 300 में 25% यानी 75 अंक, और इंग्लिश में भी 300 में कितना लाना है? 25% अंक। यदि आप इतने अंक ले आते हैं तो इसको आप पास कर लेते हैं। तो ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। आपके क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लेते हैं अगला पेपर। चलिए अब तीसरा पेपर हम निबंध को ले लें। एसे राइटिंग। ठीक है, 250 अंक का होगा, 250 मार्क्स। निबंध कितने का है? निबंध वाला पेपर 250 अंकों का है। आपको किस तरह के निबंध आते हैं? तो ये दो पार्ट में होता है। एक होता है पार्ट ए या खंड क, इसमें कुल 4 टॉपिक होंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक इसमें हो गए, और फिर दूसरा होगा पार्ट बी, इसमें भी 4 टॉपिक होंगे। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये कोई 4 टॉपिक है। अब आपको विकल्प देता है कि आप या तो पार्ट ए में कोई एक और पार्ट बी में भी कोई एक, यानी इन 4 में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, और पार्ट बी में भी 5 से लेकर 8 तक के इन 4 बिंदुओं में से किसी एक को आपको निबंध लेखन के लिए चुनना है, और 1000 से 1200 शब्द मान के चल लीजिए एक टॉपिक पे आपको लिखना है। मान लो किसी बच्चे ने ये टॉपिक चुना पार्ट ए से और ये वाला टॉपिक चुना पार्ट बी से, तो इस पे उसे लिखना है 1000 से 1200 शब्दों में, और इस पे भी लिखना है 1000 से 1200 शब्दों में। यानी 3 घंटे के अंदर आपको 2 निबंध लिखने हैं, और शब्द सीमा मान के चल लीजिए 2000 से लेकर 2500 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। तो निबंध लेखन जब भी आप करें तो पहले आप आराम से पूरे 8 बिंदुओं को पढ़ें, किस विषय का है, उस पर आपकी कितनी पकड़ है, और उसके बारे में कितना डेटा और बाकी चीजें आपको जानकारी है, उस विषय को चुने। उसके बाद आपकी जो कॉपी है उसके लास्ट पेज पर उसकी ड्राफ्टिंग करें, उसकी प्रस्तावना किस तरह से लिखेंगे, मुख्य मुख्य बिंदु, मेन बॉडी कैसे लिखेंगे, उसके मुख्य मुख्य बिंदु तैयार कीजिए, उसका निष्कर्ष तैयार कीजिए, और फिर उसको काट दीजिए रफ कार्य लिख करके, और फिर आप निबंध को लिखिए। निबंध में कोई भी ऐसी भाषा या कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखना है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या मूल अधिकार मानवाधिकारों के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, या महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो। यानी ऐसी कोई चीज नहीं लिखी जानी चाहिए, और विषय वस्तु से हमें बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। उससे रिलेटेड, उसके इर्द गिर्द चीजें जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें निबंध में लेखन करना चाहिए। 3 घंटे इसमें आपको मिलते हैं, 2 लिखना है, तो आप आराम से इस पे सोच करके लिखें तो आपको इसमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। फिर चौथा हम लोग देखें, जैसे निबंध हो गया, इसके बाद जीएस जनरल स्टडीज के 4 पेपर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें अगला जीएस यानी जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन। तो इसमें जैसे 3 पेपर अपने हो चुके हैं,
तो 4 पेपर होंगे जीएस के। ठीक है, जीएस के कितने पेपर होंगे? 4 पेपर, और एक पेपर होगा 250 अंकों का। एक पेपर कितने का होगा? 250 मार्क्स का। तो इस हिसाब से जीएस कितना है? 1000 अंक। सबसे ज्यादा अंक किसके मिलते हैं? जीएस के ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा अंक किसके मिलेंगे? सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीएस का पेपर फर्स्ट। जीएस फर्स्ट, ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो जीएस पेपर फर्स्ट में लिखा हुआ है हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड, एंड इंडियन सोसाइटी। यानी मैं इसको थोड़ा इस तरह से कर दूं कि पहला तो क्या हो जाएगा? हिस्ट्री, और साथ में हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर। दूसरा इसमें आ जाएगा जियोग्राफी। हिस्ट्री किसका? तो इंडिया और वर्ल्ड। वर्ल्ड में मॉडर्न हिस्ट्री केवल पूछी जाती है इसमें। इंडिया का एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री होगी उसमें केवल आपको पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास। ज्योग्राफी में भी आपको क्या क्या पढ़ना है? तो ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये आपको देखना है। और फिर आपको इसमें देखना है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज। तो ये एक तरह से आपके फर्स्ट पेपर जीएस जो है उसके विषय हो गए। उसमें क्या क्या है? हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कल्चर, इंडिया और वर्ल्ड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड का, और इंडियन सोसाइटी। फर्स्ट जीएस पेपर। इसके अंक कितने हैं? 250, 250 अंक। और क्वेश्चन कितने होंगे? तो 10 क्वेश्चन होंगे जो 150 शब्दों में लिखने हैं, और 10 क्वेश्चन होंगे जो 250 शब्दों में लिखने हैं आपको। बात सबके एकदम क्लियर हो गया? अब देखते हैं जीएस पेपर 2, उसमें क्या है? जो जीएस पेपर 2 है, ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 है, इसमें क्या क्या है? तो पहली चीज, ये भी कितने का है? 250 अंक का है, ठीक है। और इसमें आता क्या क्या है? तो पहली चीज इसमें आता है इंडियन पॉलिटी, शॉर्ट में लिख देता हूं पॉलिटी। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा गवर्नेंस, चौथा इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर, और पांचवा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ठीक है। राज्य व्यवस्था, संविधान और शासन व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय, यानी ये 5 बिंदु आपको जीएस पेपर 2 के अंदर पढ़ना है, जिसके 250 अंक हैं। डरना नहीं है इससे, इतने सारे, ये बहुत सिंपल है। इवन आपको सबसे आसान यही पेपर लगेगा, इसी में आप सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था बहुत सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन पीटी में आप याद कर ही लेते हैं, गवर्नेंस है, सिटीजन चार्टर हो गया, आरटीआई हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, इस तरह की चीजें आपको इसमें पढ़नी, और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। आईआर है, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, और सोशल जस्टिस ये भी आपको इसमें देखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जीएस पेपर 3। जो जीएस 3 पेपर है ये भी 250 अंकों का है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो ये अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टेक्निकल है,
इवन सबसे ज्यादा इसको टफ भी कह सकते हैं आप, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं, सारे पेपर आसान है। किसी को फर्स्ट टफ लगता है, किसी को सेकंड लगता है, किसी को थर्ड लगता है, किसी को फोर्थ लगता है, तो सारे अपनी जगह सिंपल हैं, सारे ही टफ हैं। बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं आएगा, और अगर आप पढ़ लोगे तो सारे ही बहुत आसान हैं। इसमें देखिए जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो पहला आपको पढ़ना है टेक्नोलॉजी, दूसरा आपको इसमें पढ़ना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इसको हम इकोनॉमी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो तीसरा बिंदु पढ़ना है वो है इन्वायरमेंटल इश्यू, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। उसके बाद में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको इसमें पढ़ना है, और पांचवा आपको इसमें पढ़ना है सिक्योरिटी, सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी आपको इसमें देखना है। तो इसमें भी 5 चीजें हो गई, एक हो गया प्रौद्योगिकी, दूसरा हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमी, और फिर हो गया इन्वायरमेंटल इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। ये सारी चीजें आपको जीएस पेपर थर्ड में देखना है, ठीक है, जिसके भी नंबर कितने हैं 250, और इसमें भी क्वेश्चन कैसे आएंगे, 10 क्वेश्चन 150 वाले, 150 मार्क्स, ये सॉरी 150 शब्दों वाले, और 10 क्वेश्चन होंगे 250 शब्द वाले। इसके बाद में हम चलते हैं जीएस पेपर फोर्थ में। ये जो थर्ड पेपर है ये बीटेक वाले बच्चों के लिए या जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन सबके लिए यूपीएससी ने बैलेंस किया, चूंकि इसमें हर चीज डाल दी है। आर्ट्स कॉमर्स भी इसमें आपको मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी इसमें मिलेगा, साइंस भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो फोर्थ पेपर हम देखते हैं, ये क्या है, जीएस पेपर फोर्थ, ये भी 250 अंक का है, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जरा एक बार इसको देख लीजिए। जीएस पेपर फोर्थ ये 250 अंकों का है, इसमें आपको पढ़ना है एथिक्स, नैतिकता, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, और एप्टीट्यूड। यानी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। एप्टीट्यूड, ठीक है। ये चीजें आपको इसमें पढ़नी है, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये नया जुड़ा है, 2014 से पहले ये मेंस के अंदर नहीं था। तो 3 चीजें आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये जीएस पेपर फोर्थ के अंदर आपको देखना है। इनके भी 250 अंक होते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बताया, पहले आपको 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट, जैसे अगर आप राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिमाचल और उत्तराखंड से हैं, तो आप हिंदी लेते हैं और एक इंग्लिश लेते हैं, ये आपके 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद ऐसे पूरे देशवासियों के लिए सेम है, जीएस पूरे देशवासियों के लिए सेम है, चारों पेपर आपको करने होंगे। जीएस के 250 × 4 1000 मार्क्स हो गए। इसके बाद में बच्चों आपको एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो हम ऑप्शनल की बात करें उससे पहले ऑप्शनल चयन कैसे किया जाता है थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं, और कितने ऑप्शनल होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए टोटल जो ऑप्शनल होते हैं ये 48 है, 48 टोटल सब्जेक्ट है,
इसमें 23 तो लैंग्वेज है और 25 सब्जेक्ट है। ठीक है, लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो आप ले सकते हैं, और इसके अलावा 25 ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया। ठीक है, इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हैं। एक कोई ऑप्शनल आपको लेना है। इन टोटल 48 में आपको कितना लेना है? एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चयन करना है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करते हैं जब आप इनमें, तो किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए? पहली चीज, अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड से देखें कि मैं इसमें पीजी किया हुआ हूं या ग्रेजुएशन मैंने इसमें की है, ऑनर्स से ग्रेजुएट हूं, ठीक है, तो अगर आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी आपकी पकड़ है तो वो लेना चाहिए जो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड वाला है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत सॉलिड नहीं होता, कुंजी या इस तरह से पढ़ के और जैसे तैसे करके उन्होंने ग्रेजुएशन की है, लेकिन अब सीरियसली पढ़ना चाहते तो हो सकता है कि उनको उस पर इतनी कमांड ना हो। तो आप जब ऑप्शनल चयन करें तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज, आपकी एकेडमिक सब्जेक्ट जो है उस पर कितनी पकड़ है और कितना आपको उसमें रुचि है, इंटरेस्ट कितना है। जब आप उसको पढ़ते बुक लेकर के, तो बुक पढ़ते वक्त आपको नींद नहीं आनी चाहिए। वो पढ़ते वक्त ऐसा मन करना चाहिए कि हाँ बस पढ़े जाओ और पढ़ लूं और थोड़ा ज्ञान ले लूं, रुचि आ रही है और चीजें समझ में आ रही है आपकी, तो वो ऑप्शनल आपको लेना चाहिए। एक चीज हुआ। दूसरा चीज आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? दूसरी चीज आपको इसमें यह ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स में उसका कितना योगदान है, फिर मेंस में उसका कितना योगदान है और इंटरव्यू में उसका कितना योगदान है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री प्रीलिम्स के अंदर भी है, हिस्ट्री मेंस के अंदर भी है, ठीक है, दोनों का योगदान रहता है। और इंटरव्यू में आपका ऑप्शनल रहेगा तो थोड़े बहुत क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। और फिर आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस पीटी के अंदर भी है और पॉलिटिकल साइंस एसए के अंदर हर साल कोई ना कोई एक मतलब राजनीति विज्ञान या आईआर के इश्यू पर बेस्ड आपको निबंध अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो मान लो 2 पार्ट में एक में भी आ गया तो 125 मार्क्स की तो श्योरिटी यहां से भी आप कर सकते हैं ना, जितने ज्यादा गेन कर सकते हैं आप यहां पे। और फिर जीएस का पेपर 2 पूरी की तरह से वो पॉलिटिकल साइंस से ही बेस्ड है और इंटरव्यू में भी पॉलिटिकल इश्यू पे बहुत डिस्कशन होता है। तो इस तरीके से हमें चुनना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट उसका प्री में, मेंस में, एसए में, इंटरव्यू में कितना योगदान है, उसका कितना मुझे उसमें रुचि है, फिर उसका स्टडी मटेरियल इजीली आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, इजीली अगर स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाता है, बुक्स बहुत अच्छी हैं, उसको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत छोटा है और इसमें बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बीटेक थे, डॉक्टर थे, उन्होंने लिया, उनका कोई संस्कृत से नाता नहीं था लेकिन उसमें अच्छा स्कोर किया। जैसे रजनी सिंह, ठीक है, प्रियंका निरंजन, ये लोग ऐसे थे जो चूंकि मेरे क्लासमेट रहे हैं, मैं भी इनके साथ पढ़ता था, तो इन लोगों ने, ये बीटेक थे, एक जो प्रियंका निरंजन है उन्होंने पहले फिलोसॉफी ऑप्शनल से लिखा लेकिन बाद में संस्कृत लिया और वो निकाल लिया इसमें। तो इसका मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनमें रुचि है, छोटा है, इजीली अवेलेबल है, वो भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ऑप्शनल लेते वक्त आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? पहली चीज, किसी के कहने के अनुसार नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, किसी कोचिंग में आप जाए पढ़ने के लिए और वो आपको कहे हमारे पास ये लिस्ट है, ये इनमें कोई एक ले लो, और वो आपको बेवकूफ बना दे कि यही लेना चाहिए। नहीं, आप सोचिए कि पहली चीज अवेलेबल है क्या, दूसरा पढ़ के देख लीजिए, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए, क्या थोड़े बहुत तो आप आ रहे हैं। ठीक है, और जीएस जब पढ़ते तब भी हमें थोड़ा बहुत बेसिक तो आ ही जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, बहकिए मत, बहकावे में मत आइए, खुद का रीजन डेवलप कीजिए और उसके बाद में आप तय कीजिए कि आपको ऑप्शनल लेना कौन सा है। चूंकि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके 500 अंक हैं, बहुत बड़ा रोल है आज भी। जीएस के बाद सबसे ज्यादा महत्व ऑप्शनल सब्जेक्ट का है और ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 अंक का है जो आपकी मेरिट के निर्धारण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बात समझ रहे हैं? तो कैसे चयन करेंगे? इजीनेस, आपकी रुचि,
उसके रिसोर्स यानी नोट्स, टीचर, कोचिंग, इनकी उपलब्धता, मेंस, पीटी और इंटरव्यू, इन सब में उसका रोल कितना है। फिर आपके टाइम के अनुसार भी, आपके पास बहुत कम टाइम है तो कई बार संस्कृत लेके, ठीक है, पहले एक पाली हुआ करता था, बहुत छोटा था, और रजनीशो तोमरो सर पढ़ाते, खूब पॉपुलर थे, भीड़ होती थी उनके, तो वो लेके पास हो जाते, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, चाहे आप फिलोसफी लें, चाहे आप हिस्ट्री लें, चाहे आप ज्योग्राफी लें, चाहे आप हिंदी साहित्य लें, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले, उसको आप देखें कि आप उसमें कितने कंफर्ट जोन में हैं। अब ये एक ऑप्शनल आपको लेना है, इसके 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो एक ही लेना है आपको, लेकिन इसके पेपर कितने होंगे, एक ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जैसे लोक प्रशासन की बात करें तो फर्स्ट पेपर है, उसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत और इनके बारे में है, और सेकंड पेपर है उसमें इंडियन लोक प्रशासन की बात की गई है, ठीक है ना, भारतीय लोक प्रशासन, यानी यहां सिद्धांत और यहां पे उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया गया है ये आपको पढ़ना है। तो हर एक जो ऑप्शनल है उसके 2 पेपर होंगे, 250 का ये रहेगा और 250 मार्क्स का सेकंड पेपर रहेगा। चूंकि मैंने आपको बताया 500 अंक का होता है, तो फाइनल कितने होंगे, 500 अंक। इस तरह से आपके ये जो 7 सब्जेक्ट हैं, 7 पेपर हैं सॉरी, जिनके मार्क्स जुड़ते हैं, वो कौन कौन से होंगे, तो जरा बात कर लेते हैं। पहला एक हो गया आपका निबंध, ऐसे, फिर 4 आपके जीएस, 4 हो गए जीएस जनरल स्टडीज के पेपर, और 2 हो गए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर। टोटल कितने पेपर हो गए, 7 पेपर। इन 7 पेपर्स के मार्क्स कितने हैं, तो निबंध कितने का था, 250 मार्क्स, जीएस 250 into 4 इज इक्वल टू 1000 मार्क्स, और ये हो गया 500 मार्क्स। टोटल हो गया 1750 मार्क्स। बात सबके एकदम क्लियर हो गया ना, आपका इन्हीं का नंबर जोड़ता है। और 2 मैंने आपको कौन से पेपर बताए थे, ऑप्शनल के अलावा 2 कंपल्सरी पेपर बताए थे जिनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे हिंदी या कोई भी लैंग्वेज, और एक हो गया इंग्लिश, ठीक है। इनमें इनके पेपर होते 300 नंबर का हिंदी, 300 नंबर का इंग्लिश, लेकिन मार्क्स कितने लाने इसमें, मात्र आपको 25% मिनिमम, ज्यादा कितने भी लाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 25% लाना चाहिए। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों की एक बहुत बड़ी व्यथा यहां भी है, वो सारे पेपर में अच्छे हो सकते हैं लेकिन कई बार इस इंग्लिश में फेल करते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों की पहली सबसे बड़ी बाधा है सीसेट। सीसेट अगर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में सबसे बड़ी बैरियर आती है इंग्लिश, क्योंकि सामान्यतः रूरल बैकग्राउंड से पढ़े लिखे होते हैं और इंग्लिश बहुत अच्छे टीचर भी नहीं है, और आजकल जो इसमें पूछा जा रहा है बहुत टफ पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसे आता है उसमें, डू यू थिंक्स इंडियन आर हिपोक्रेट्स। अब हमें हिपोक्रेट्स का मतलब ही पता नहीं है तो हम ऐसे कहां से लिखेंगे, बात समझ रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको अभी से या तो कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए 1-1.5 घंटे, तो आपको 1 घंटा एटलीस्ट हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, बस केवल इतना ही, जरूरी नहीं उसी को आप पढ़े पूरा दिन उसमें लगा दे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको कोई ना कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आपकी वोकैब अच्छी हो। इसके साथ साथ आप सेंटेंस मेकिंग सीख जाए, नए नए शब्दों से आपका परिचय, और आपका जीएस और जनरल नॉलेज और करंट इश्यूज तो डेवलप हो ही जाएंगे उससे। या कोई कम से कम आधा घंटा पौन घंटा आप इंग्लिश न्यूज जरूर सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की आप सुन लीजिए, कोई एड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डिबेट उसमें आप देख सकते हैं, रात को 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में आता है, उस पर कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, तो आपका करंट इश्यू भी तैयार होगा और आपकी इंग्लिश भी तैयार होगी। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश आपका हिंदी माध्यम वाले बच्चों का बहुत बड़ा बैरियर है। अगर इसमें फेल हो गए,
ठीक है, तो ये नंबर आप बहुत अच्छे होंगे लेकिन ये कॉपी चेक नहीं होंगी, यानी आपका इसमें कितना नंबर है आपको पता भी नहीं चल पाएगा। बात समझ रहे ना सभी? इसलिए इसको बहुत ज्यादा आप इसको तैयार कीजिए, अभी से तैयार करने लग जाइए। अगर आपको सिविल सेवक बनना है, हिंदी माध्यम से है, तो घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आपसे पूछा कि भाई हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो चाहे आप इसको हिंदी में लिखें चाहे आप इसको इंग्लिश में लिखें, नंबर तो मिलेगा ना। अगर आपने हिंदी में बहुत अच्छा उत्तर लिखा है तो नंबर जरूर देगा, लेकिन अगर आपने एकदम खराब लिखा है तो नंबर कहां से देगा? ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले ने खराब लिखा है इंग्लिश में तो भी नंबर देगा, और हिंदी मीडियम वाले ने अच्छा लिखा तो भी उसको नंबर नहीं दिया। अगर ऐसा है तो फिर सृष्टि कौशल 3rd रैंक कैसे आ गई? ठीक है, वंदना जी संस्कृत लेके 8वीं रैंक कैसे आ गई? ठीक है, और निशांत जी है ये 13th रैंक से कैसे पास हो सकते? यानी हिंदी मीडियम से भी टॉपर्स बने जाते हैं, हिंदी मीडियम से भी टॉपर रहे हैं। ये एक चूंकि आजकल ऐसा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट डाउन जा रहा है, तो उसमें कुछ तो मिस्टेक है आयोग की। उसका हिंदी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसका हिंदी गूगल ट्रांसलेट वाला होता है, जिसको समझ पाने में शायद एक बार तो आयोग के चेयरमैन को भी बिठा दिया जाए पेपर देके तो वो भी कहेंगे कौन सी हिंदी है। बात समझ रहे हैं? तो ये मैं मानता हूं हमें मांग भी करनी चाहिए कि कम से कम पेपर बहुत अच्छा स्तर का उसमें बनाए, और हिंदी और इंग्लिश गूगल ट्रांसलेट हिंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा रहता है ना कि अगर हिंदी में कोई दिक्कत है तो इंग्लिश वाले को प्राथमिकता दे। बात समझ रहे? तो ये एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत हिंदी माध्यम वाले जो हम लोग हैं अभ्यर्थी, उनकी एक दिक्कत ये होती है कि मार्केट में 50 बुक है तो 50 उठा के लाएंगे, पढ़ेंगे एक भी नहीं। 50 की 50 बुक तो ले आएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। पॉलिटी के लिए 10 है, इकोनॉमी के लिए 10 है। फिर दूसरा, ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, तो 50 जगह से हमने कोर्स खरीद रखा है, देखेंगे एक को भी नहीं। सस्ते के चक्कर में उठा लिया लेकिन एक को भी नहीं देखा, हमने फॉलो किसी को नहीं किया, क्योंकि विश्वास तो खुद पे भी नहीं है आप लोगों को। तो एक सोर्स, एक कोचिंग, एक टीचर, एक पुस्तक, और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, तब जाके एग्जाम निकलता है। इंग्लिश मीडियम वाले कोई दूसरे देश या दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, वो भी यही के हैं, लेकिन उनका टारगेट सेट होता है कि मुझे ये पढ़ना, बस यही पढ़ना है। 1 साल है मेरे पास, 5 साल नहीं है मेरे पास, इतना टाइम है। वो नौकरी छोड़ के आता है, बीटेक IIT वाला है, कितना बड़ा उसका पैकेज है, वो छोड़ के आया, तो उसको पता है कि 1 साल, इससे ज्यादा नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद जाके छोड़ देगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग जाविदी राखे राम ताविदी रहिए, 30 साल 35 साल लगे रहते हैं मुखर्जी नगर में और बाकी जगहों पे, लेकिन हमारा नहीं सिलेक्शन हो पाता है। तो इसको हमें सोचना है कि हिंदी माध्यम वाले क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्या कमियां हैं हमारे अंदर, उनको खोज करके और हमें उसको बाहर करना है। तो पैटर्न आपके मेंस का पता चल गया। आपको 2 कंपलसरी पेपर पास करने हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं, एक निबंध, 4 GS और एक ऑप्शनल के 2 पेपर। आप सबके ये क्लियर हुआ। उसके बाद में अगर आपने मेंस पास कर लिया तो बेटा अब आप इंटरव्यू के लिए इलिजिबल हो गए, यानी आपका साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में कितने नंबर का है तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साक्षात्कार, तो मैं इसके नंबर लिख लेता हूं यहां पे। ये है 1750 अंक, और इसमें 2 पेपर आपको बताया, एक GS और दूसरा CSET। ये 200 अंक का, ये भी 200 अंक। ठीक है, इनसे हमें लेना नहीं है, अभी हम पास कर चुके हैं तो मेंस में आ गए, मेंस भी हमने पास कर लिए, तो अब इंटरव्यू कॉल हो चुका है। ये 275 अंक का है, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। अब जरा ध्यान से देखिए, मुख्य परीक्षा GS का पहला पेपर, उसमें क्या क्या आपने पढ़ा? उसमें आपने पढ़ा हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड और इंडियन सोसाइटी। उसको पढ़ने में आप इजीली 300-400 घंटे खर्च करते हैं, नंबर मिलते हैं 250 मैक्सिमम।
और आप लाते हैं उसमें कितना 50% भी अगर ले तो 125, मान लो कोई उससे ज्यादा ले 130, 140, 150 ला सकता है। लेकिन क्या कभी आपने साक्षात्कार के लिए तैयारी की है? 275 मार्क्स हैं, इसके लिए कभी सोचा है कि 275 मार्क्स, इसके लिए कितना टाइम दे, कैसे क्या पूछा जाएगा? हम कभी तैयारी नहीं करते। हम लोग सोचते पहले पीटी की तैयारी कर ले, पीटी पास होंगे तो मेंस की करेंगे, मेंस पास हुए तो साक्षात्कार। गलत अप्रोच है। हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए कि मेरा मेंस भी अभी चले, मेरा प्रीलिम्स भी हो और थोड़ी बहुत मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाए। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। तो इंटरव्यू के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, बायोडेटा, करंट अफेयर, आपका जो एकेडमिक सब्जेक्ट है और आपका जॉब या सर्विस और आपका स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा चीजें आपको बायोडेटा से रिलेटेड होती हैं, फिर आपसे करंट इश्यू पे डिस्कस होता है, आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, आप किसी जॉब या सर्विस में तो उससे बातचीत हो सकती है, और कुछ आपसे जीएस के ऊपर भी चर्चा हो सकती है, जनरल स्टडीज के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या अदर कोई चीज भी हो सकती है। वो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या चीजें पूछी जाएंगी। बात समझ रहे? चूंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। नॉर्मली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताएं, आपको जानना चाह रहे हैं कौन है, किस तरीके से आप अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें आपको यहां पूछा जाती है, आपके नाम से लेकर के और आपका हर चीज वहां जान लिया जाता है। और आपसे सबसे बड़ी चीज वो ये देखना चाहते हैं कि 21-22 साल में आप ये अपीयर हुए हैं, तो एक चूहे जैसी एज है आपकी, छोटे से आप हैं, क्या आपको किसी जिले का कलेक्टर बना दिया जाए, इतनी एबिलिटी है? क्या आपको आईपीएस, आपको आईआरएस, आईएफएस ये बना दिया जाए, क्या आप पूरे जिले को संभाल पाएंगे? इतना कैलिबर है कि आप में, तो इन सब चीजों के माध्यम से वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप अपने आप का बायोडेटा अच्छे से तैयार कीजिए, आपका नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, फिर आपकी हॉबीज क्या क्या है, आपका स्टेट है उसके बारे में आप जानिए, भारत की कल्चर, भारत के बारे में जानिए, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उनके बारे में जानिए, ठीक है, फिर करंट इश्यूज के बारे में आपकी पकड़ होनी चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि कलेक्टर साहब की तरह आपको नॉलेज है, ठीक है, और आपके एकेडमिक सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। अगर गैप है, 10 साल का गैप हो गया, तो आपसे वो गैप के बारे में भी पूछते हैं कि 10 साल पहले आपने बीटेक किया था, इतने दिन कोई सर्विस भी नहीं कर रहे, जॉब भी नहीं कर रहे, तो किया क्या आपने? 10 साल पहले आपने बीए किया था, 2021 में आप हैं, तो इतने समय तक क्या आपने किया, ठीक है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है, कोई पुलिस कांस्टेबल है, कोई पटवारी है, या कोई आरएस है, कोई एमपीपीएससी के अंदर सेलेक्ट हुआ है, या कोई आईआरएस है, वो आईएएस के अंदर सेलेक्ट होने के लिए फिर दे रहा है, तो इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आप जिस स्टेट के रहने वाले उसकी भी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जनरल स्टडीज से रिलेटेड कोई भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीजें साक्षात्कार के लिए आपको तैयार करनी चाहिए, और आपका एक फोल्डर होना चाहिए, एक फाइल होनी चाहिए जिसमें ये चीजें अभी से आप प्रिपेयर करें। अगर आप 12वीं पास हैं तो आज से ही क्यों नहीं, 3 साल हैं, क्या 3 साल तक आप ये और ये ही तैयार करते रहोगे? थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी सोचना चाहिए आपको, क्योंकि नंबर 275 है यहां पे। ऐसा मान के चल लीजिए कि आपके 7 जो पेपर जिनके नंबर मिल रहे थे, ये एक 8वां पेपर है, इसको भी आपको तैयार करना है। इन सब से एक पेपर के अकॉर्डिंग नंबर 25 ज्यादा है, और यहां ला भी सकते हैं आप 50% से ज्यादा मार्क्स इजीली ला सकते हैं अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में नॉलेज है, और इंटरव्यू बोर्ड को आप प्रभावित करते हैं ईमानदारी से, तो आपको अच्छे नंबर देते हैं। तो पैटर्न आपके एकदम क्लियर हुआ, प्रीलिम्स का, फिर मेंस का और साक्षात्कार का। अब आता है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट जो बनता है
उसमें आपका पीटी के मार्क्स तो जुड़ते नहीं हैं, तो इसके अंदर आपके मेंस और आपके इंटरव्यू इनके नंबर जुड़ते हैं, यानी 1750 और 275 ये जुड़ के फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा 2025 मार्क्स। इनमें फिर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वहां कट ऑफ निर्धारित होता है और आपको कौन सी रैंक मिलेगी वो भी तय हो जाता है। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग होने के पश्चात आपका पदस्थापन होगा। अगर आप इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो एक ऐसे आम व्यक्ति जो आप थे पहले, अब आम से अचानक आप खास व्यक्ति बन जाएंगे और आप इस राष्ट्र की शासन व्यवस्था में, इस राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना का हिस्सा बनकर के पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इन सब में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। ये देश की सबसे बड़ी, सबसे सम्मानजनक, प्रेस्टिजियस जॉब है। पैसा खूब है और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां खूब पैसा है। आप बीटेक करके खूब पैसा कमा सकते हैं, एमबीए करके बहुत कमा सकते हैं, डॉक्टर बन के खूब पैसा कमा सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, उससे भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, कम एज है, 22-23 साल में आप कलेक्टर बन जाएंगे और पूरे जिले के जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी आंखों के आंसू पोंछ सकते हैं, वहां की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। छोटी सी एज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस राष्ट्र में पैदा होने के बाद इसका जो कर्ज उतारने की बात है वो इन सेवाओं में जाके आप कर सकते हैं। आप देखिए आज कोरोना चल रहा है, इस कोरोना में अगर आप आम व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, बीटेक है, डॉक्टर है, डॉक्टर्स को छोड़ देते हैं हम, तो आप क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप थोड़े बहुत पैसे दे सकते हैं डोनेशन के लिए, बाकी आप घर पे बैठे हैं। लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, कलेक्टर या कोई भी छोटे से छोटा अधिकारी आज दिन रात मेहनत करके हमारे इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप भी इस राष्ट्र निर्माण में अपना सीधा योगदान देना चाहते हैं तो आइए सिविल सेवाओं में स्वागत है आप सभी का और तैयारी कीजिए। 12वीं के बाद ही आपको लग जाना चाहिए और अगर कॉलेज पास कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी लेट नहीं हुए हैं, क्योंकि कॉलेज पास करने के बाद ही आप दे सकते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? कम से कम 21 वर्ष आपका एज और ग्रेजुएट होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होगी, तब जाकर के आप ये परीक्षा दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अपर एज लिमिट भी इनकी है, जैसे जनरल कैटेगरी 32 साल तक दे सकता है, ओबीसी 35 ईयर तक दे सकता है, एससी एसटी के लोग 37 ईयर तक दे सकते हैं। और इनके जो अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जनरल के लिए 6 बार और ओबीसी 9 बार दे सकता है, एससी एसटी अपर एज तक अनलिमिटेड टाइम तक दे सकता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर सिविल सेवक बनना है, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत है, कोई समझ नहीं आता है, तो मैं हूं आपके साथ। जितनी योग्यता है मेरी उसके अनुसार आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। इस राष्ट्र के प्रति मेरा जो एक कर्ज है उसको उतारने के लिए मैं सदैव कुछ नया करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, बहुत समझ में आया है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, तुरंत आपका उत्तर उसका दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो इसका बेल आइकन है उसको आप दबा करके कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। अब डेली यहाँ पे हम क्लास चलाएंगे, निःशुल्क, एब्सोल्युटली निःशुल्क है और यहाँ आप पढ़ें। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि यहां पढ़ने के बाद आप कलेक्टर बन ही जाएंगे, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि आपकी सारी बेसिक नीड है वो यहां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद मेहनत बेटा आप ही को करनी होगी। कोई कोचिंग, कोई ऐसा टीचर नहीं है जिससे पढ़ने के बाद आप कलेक्टर बन जाएंगे। मेहनत आप ही को करना है। आपके अपने अंदर है जो जुनून और जज्बा है और जो नॉलेज है उसको जगाइए, मेहनत कीजिए। आप भी बन सकते हैं कलेक्टर, आप भी बन सकते हैं एसपी। खूब आप मेहनत करें। जय हिंद, थैंक यू।